इशिका की बात सुनकर चोपड़ा बिल्कुल चौंक जाता है और वो इशिका से पूछता है, ये क्या कह रही हो इशिका? हूबहू ऐसी शक्ल की लड़की कहाँ देखी है तुमने? मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ अनिरुद्ध, बिल्कुल यही शक्ल, कोई चेंज नहीं। उस लड़की का इलाज चल रहा है शिमला में, मैंने ही उसे एडमिट करवाया था और मेरे ही सुपरविजन में उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। मैं हर हफ्ते शिमला जाती हूँ उसे देखने, इशिका ने चोपड़ा से कहा। चोपड़ा ये सुनकर चौंक गया और इशिका से कहा, ये सब क्या कह रही हो तुम इशू? ये सब कैसे हुआ? तुमने तो मुझे बताया ही नहीं। कहाँ मिली तुम्हें वो लड़की? तब इशिका चोपड़ा को बताती है। ये बात 2 साल पुरानी है, जनवरी 2016। उस टाइम मेरा MBBS चल रहा था और मैं मेडिकल कैंप के लिए शिमला गई हुई थी। उस दिन वहां पर बर्फबारी शुरू हो गई थी, मौसम भी खराब हो गया था, तो हमें अपना मेडिकल कैंप जल्दी बंद करना पड़ा और हमें तुरंत दिल्ली के लिए निकलना पड़ा। पर मौसम खराब होने की वजह से सारे रास्ते बंद थे, फ्लाइट भी नहीं थी। मेरे सारे कलीग अपने अपने हिसाब से निकल गए थे। मैं और मेरी एक सहेली रश्मि, हम दोनों ही बचे हुए थे। हम दोनों का दिल्ली पहुंचना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर शिमला में एक बार रास्ते बंद हो जाते हैं तो फिर 8-10 दिन भी लग जाते हैं खुलने में। बड़ी मुश्किल से हमने एक कार हायर की चंडीगढ़ तक जाने के लिए। वहां से हम फ्लाइट से दिल्ली निकल जाते। शिमला से चंडीगढ़ 4 घंटे का रास्ता था। हम जितनी जल्दी हो सके शिमला से निकलना था। हमें निकलते निकलते रात हो गई और हम रात 8 बजे शिमला से निकले। रश्मि और मैं, हम कार से शिमला से निकल रहे थे। हमारे साथ ड्राइवर भी था। हम अभी शिमला से बाहर भी नहीं हुए थे। हमारी कार शिमला के पहाड़ों से होती हुई बाहर निकल रही थी कि अचानक बर्फबारी शुरू हो गई। और जब हमारी कार पहाड़ों पर से निकल रही थी, तभी अचानक ऊपर ना जाने कहां से एक लड़की आकर हमारी कार के सामने गिर गई। वो शायद ऊपर पहाड़ से फिसल के आई होगी। वो जख्मी थी और उसके पेट पर कई घाव थे। शायद उस पर किसी ने हमला किया था। ये देखकर मैं और रश्मि गाड़ी से उतरे और उस लड़की के पास गए। हमने सोचा कि वो लड़की मर गई है, पर उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। वो जिंदा थी और उसे मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत थी। और फिर मैंने रश्मि से कहा कि अब हमारा चंडीगढ़ जाना मुश्किल है, रात भी बहुत हो गई है, तो हम पहले इस लड़की को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर होने के नाते हमारा ये फर्ज है। रश्मि भी मेरी बात से सहमत हुई और हमने उसे हॉस्पिटल ले जाने का फैसला कर लिया। हमने ड्राइवर को कह दिया कि अब हम चंडीगढ़ नहीं जा रहे हैं, हमें सिटी हॉस्पिटल ले चलो, इस लड़की को एडमिट करवाना है। ड्राइवर हमें शिमला के सिटी हॉस्पिटल में ले गया। वहां हमने उस लड़की को एडमिट करवा दिया, पर ना तो उसका हमें नाम पता था और ना ही एड्रेस। पहले डॉक्टर उसे एडमिट करने के लिए राजी नहीं हो रहे थे और कह रहे थे कि ये पुलिस केस है, पहले पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। पर रश्मि के पापा पुलिस में इंस्पेक्टर थे और वो वहीं शिमला में पोस्टेड थे। उनकी मदद से हमने उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और डॉक्टर ने ट्रीटमेंट शुरू की। अब हमारे लिए जरूरी था उसका पता लगाना कि वो लड़की कौन है और किसने उसको मारने की कोशिश की। तब मैंने रश्मि के पापा से ये रिक्वेस्ट की कि उस लड़की का पता लगाने के लिए कोई केस ना फाइल करे, क्योंकि अगर केस फाइल हुआ तो हो सकता है उस कातिल को भी पता चल जाए कि ये लड़की जिंदा है, जिससे उसकी जान को खतरा हो सकता है। अंकल ने मेरी बात मानकर वैसा ही किया। उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन ऑफ रिकॉर्ड्स ही रखी और उस लड़की के बारे में पता करने के लिए जुट गए। देर रात तक उस लड़की की सर्जरी चली और फिर डॉक्टर्स ने हमें आकर बताया कि उसकी जान तो बच गई है, पर वो कोमा में चली गई है। अब उसको कब होश आएगा कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है वो 2 दिन में होश में आ जाए, या फिर 2 हफ्ते, 2 महीने, या फिर 2 साल भी लग जाए। ये सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई, क्योंकि ना तो मुझे उस लड़की का नाम पता था और ना ही उसका एड्रेस। पर पता नहीं क्यों मुझे उसका चेहरा ऐसा लग रहा था कि मैं इसे जानती हूँ और ये चेहरा मेरे लिए जाना पहचाना है। पर मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैंने ये चेहरा कहाँ देखा है। तभी रश्मि के पापा इंस्पेक्टर विक्रम सिंह वहाँ आए और उन्होंने कहा कि उस लड़की के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। उन्होंने पता किया कि ना तो उस लड़की की कोई मिसिंग कंप्लेन है और ना ही उसका कोई रिकॉर्ड है। शिमला में सिर्फ उसकी कुछ तस्वीर CCTV फुटेज में कैप्चर हुई थी। शायद वो लड़की टूरिस्ट है और यहाँ घूमने आई होगी। किसी ने लूट के इरादे से उसे मार दिया होगा, क्योंकि उसके पास ना तो कोई पैसे मिले थे और ना ही कोई डॉक्यूमेंट्स। एक किडनैपिंग का केस जरूर रजिस्टर हुआ है, पर उस लड़की की उम्र 35 साल है और वो लड़की भी अलग है।
उन्होंने कहा था कि अगर उस लड़की के बारे में पता करवाना है तो केस रजिस्टर करना पड़ेगा, पर मैंने उन्हें मना कर दिया और कह दिया कि अब से इस लड़की की जिम्मेदारी मेरी है, इसे ठीक करने में मदद करूंगी और इसके इलाज का सारा खर्च भी मैं ही उठाऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उस लड़की पर फिर से कोई हमला हो जाए। अगर उसके घर वाले होंगे तो जरूर पुलिस में रिपोर्ट करेंगे और फिर हमें पता चल जाएगा कि ये कौन लड़की है। पर आज 2 साल हो गए हैं, ना तो कोई उसे ढूंढता हुआ आया है और ना ही किसी ने उसके बारे में पता करने की कोशिश की है, और आज तक मैं सिर्फ उसके होश में आने का इंतजार कर रही हूँ। आज जब इस लड़की प्रिया को देखा तो ऐसा लगा कि जैसे इस लड़की का जरूर उससे कोई संबंध होगा। क्यों ना हम उस लड़की के बारे में इसे बता दे, इशिका ने चोपड़ा से कहा। चोपड़ा ने जब ये सारी बातें सुनी तो उसे ये समझते देर न लगी कि हो ना हो ये जो लड़की कोमा में है यही असली रानी है, और शायद प्रिया को इसके बारे में कुछ पता ना हो, और अगर ये बात प्रिया को पता लग गई तो शायद उस लड़की की जान को भी खतरा हो सकता है। और उसने तुरंत इशिका से कहा, इशू प्लीज इस बात का जिक्र किसी से मत करना। अब लगता है तुम्हें सारी बात बतानी ही पड़ेगी, पर उसके पहले हमें ये फंक्शन पूरा करना है। मैं सगाई के बाद तुम्हें सारी बात बताऊंगा और हम कल शिमला के लिए निकलेंगे। मुझे उस लड़की को देखना है एक बार, पर प्लीज तुम अभी ये बात किसी को नहीं बताओगी। और अब हम स्टेज पर वापस चलते हैं, रिंग सेरेमनी के बाद हम बात करेंगे। और प्लीज अपने चेहरे से ये टेंशन हटा दो, क्योंकि प्रिया बहुत चालाक है। हम भी उसकी सच्चाई जानना चाहते हैं और उसी पर काम कर रहे हैं। अगर उसे जरा सा भी शक हुआ तो वो सतर्क हो जाएगी। ठीक है चलो, और मुझे अपने राजवीर सर से तो मिलाओ, आज पहली बार उनसे मिलूंगी, इशिका ने चोपड़ा से कहा। ठीक है चलो, और नॉर्मल बिहेव करना, चोपड़ा ने इशिका से कहा। ठीक है चलो, इशिका ने कहा। और फिर इशिका और अनिरुद्ध अपनी सगाई के लिए स्टेज पर चले जाते हैं, जहां सब परेशान रहते हैं कि अचानक ऐसा क्या हुआ जो दोनों चले गए। तब चोपड़ा सबको ये कहता है कि इशिका के हॉस्पिटल से कॉल आया था, कुछ इमरजेंसी थी, इसलिए उसे जाना पड़ा, और सब मान जाते हैं। और फिर रिंग सेरेमनी शुरू होती है और इशिका और अनिरुद्ध एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं। उसके बाद सभी उन दोनों को बधाई देते हैं। राजवीर सिंघानिया जैसे ही दोनों को बधाई देने आता है तो उसके साथ एक बड़ा सा गिफ्ट भी लाता है और चोपड़ा को देते हुए कहता है, कांग्रेचुलेशंस बोथ ऑफ यू। और हाथ बढ़ाते हुए चोपड़ा से हाथ मिलाता है। उसके बाद वो इशिका की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है, कांग्रेचुलेशंस इशिका। और इशिका तो बस उसे देखती ही रह जाती है, जैसे वो उसकी तरफ आकर्षित हो गई हो, और उसे ध्यान ही नहीं रहता कि राजवीर ने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया है। तभी चोपड़ा इशिका को हिलाते हुए कहता है, इशिका कहाँ खो गई? तभी इशिका अपने ख्यालों से बाहर आती है और राजवीर से हाथ मिलाती है। जैसे ही राजवीर और इशिका हाथ मिलाते हैं, दोनों को अजीब सा एहसास होता है, पर दोनों इस एहसास को नजरअंदाज कर देते हैं। और इसके बाद प्रिया दोनों को बधाई देने आती है और चोपड़ा से कहती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस अनिरुद्ध सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम। चोपड़ा और इशिका उसका जवाब देते हुए कहते हैं, थैंक्स। और फिर सब बातों में बिजी हो जाते हैं। राजवीर दिल्ली के बिजनेसमैन से बातें करने लगता है और प्रिया भी उसके साथ खड़ी रहती है। चोपड़ा सोचता है कि सर को ये बात पता होनी चाहिए कि असली रानी का पता लग गया है, और वो राजवीर को बताने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है और देखता है कि प्रिया भी राजवीर के साथ खड़ी हुई है। उसको एक प्लान सूझता है और वो प्रिया के पास आ रहे वेटर को दूर से देख लेता है, और जब वेटर के प्रिया के करीब आता है तो चोपड़ा उसे हल्का सा धक्का दे देता है, जिसकी वजह से वेटर का बैलेंस बिगड़ता है और वो ड्रिंक्स प्रिया की ड्रेस पर गिरा देता है, जिससे उसकी ड्रेस खराब हो जाती है और वो वेटर पर भड़क जाती है। फिर चोपड़ा सिचुएशन को संभालते हुए प्रिया से वॉशरूम जाकर ड्रेस साफ करने को कहता है और प्रिया वॉशरूम चली जाती है। चोपड़ा राजवीर के पास आकर धीरे से कान में कहता है, सर रानी जी के बारे में इंफॉर्मेशन पता चली है, आपसे अभी बात करनी है। मैंने प्रिया को इसीलिए यहाँ से भेज दिया क्योंकि उसके सामने आपको एक तरफ ले जाता तो उसे शक होता, इसीलिए ये सब करना पड़ा सर। हम एक काम करते हैं, होटल के किसी कमरे में चलकर बात करते हैं। गुड, वेरी स्मार्ट मूव चोपड़ा, चलो। राजवीर कहता है। राजवीर और चोपड़ा उसी होटल के एक कमरे में आते हैं और फिर चोपड़ा राजवीर को वो सारी बातें बताता है जो इशिका ने उसे बताई थी, जिसे सुनकर राजवीर भी चौंक जाता है और वो चोपड़ा से कहता है, मैं भी चलूंगा कल तुम्हारे साथ शिमला। प्रिया को कोई बहाना बना के मुंबई भेज देंगे
क्योंकि उसे ये बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। हो सकता है इन सब में भी प्रिया का हाथ हो, तो हमें सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है सर, हम कल सुबह ही शिमला के लिए निकलेंगे। अब चलें? चोपड़ा राजवीर से कहता है और दोनों रूम के बाहर आ जाते हैं। तभी उसी रूम के वॉशरूम से प्रिया निकलती है और कहती है, इसीलिए कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर बाहर वाला वॉशरूम बंद ना होता तो मैं कभी यहाँ आती ही नहीं, और मुझे ये सच्चाई कभी पता ही नहीं चलती कि असली प्रिया जिंदा बच गई। पर कोई बात नहीं, अब नहीं बच पाएगी। प्रिया, मैं आ रही हूँ। ऊपर यमराज तुम्हारा वेट कर रहे हैं। अगला एपिसोड मिलेगा कल। उसके लिए कुकू FM लव स्टोरी हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन प्रेस करके अगले एपिसोड की नोटिफिकेशन पाएं। अभी सारे एपिसोड सुनने के लिए डाउनलोड करें हमारे कुकू FM ऐप को। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।